हाँ पास में आइए। भैया जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? हम एक थप्पड़ दें झूठ बोले तो? हाँ तो मैं गुटक पास में आओ, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति? नाऊ। नाऊ, हमने कहा रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है, पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। और ये दिमाग लगाइए कि रोहित कुमार नाऊ ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मात्र आशीर्वाद चाहता है। क्योंकि आपने सोचा देखते हम देख लेते गुरु महाराज का लिखे हैं ना, टेस्ट कर रहे थे ना। सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, नाऊ गई का सही से बन मुर्गा। तुम नौआ हो, छत्तीसा, हम बाबना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से। बैठ जाओ, आओ। जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो नाऊ नाऊ ही रहे, पंडित पंडित रहे। आओ खुश रहो, लो आनंद करो, जय मंत्र कर लियो, तुम्हारे जीवन में चकाचक रहे, आशीर्वाद है। वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं। अब इन्हीं की तरह दरबार लगाने वाले पंडित गुरु शरण शर्मा, जो कि पंडोखर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, और इनका भी ये दरबार जो है ये एमपी में लगता है। दतिया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भांडेर तहसील आती, उसके अंतर्गत एक पंडोखर गांव है, उसी के नाम से इनका दरबार लगता है, पंडोखर सरकार के नाम से। वहाँ पर एक हनुमान जी का पुराना मंदिर है, इन्हीं पर इनकी कृपा है, ऐसा ये कहते हैं। तो यहाँ पर ये अपना दरबार लगाते हैं। अब ये कुछ कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, क्योंकि रिसेंटली इनकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो कुछ ओबीसी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए या कहते गए पाए गए, जिसमें सैनी समाज, जो कि नाई समाज होता है, नंदवंशी जो स्वयं को कहते हैं, उनके खिलाफ। तो अब इस समाज के लोग इन्हें गिरफ्तार करने की मांग मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे कर रहे हैं। और आज सुबह से ही ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट पंडोखर बाबा। किस लिए? क्योंकि इन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी एक विशेष समाज के व्यक्ति के लिए अपने पंडाल के अंदर में की, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उपलब्ध थे या उपस्थित थे। बागेश्वर धाम सरकार की तरह इनके जो प्रवचन या कथा होती है, जो भी ये समस्या निवारण का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर भी हजारों की संख्या में भीड़ प्रतिदिन आती है। और ये दरबार यहाँ पर ये लगभग पिछले 30 वर्षों से लगातार लगा रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार में कि बागेश्वर धाम पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मीडिया में वायरल होने के कारण चर्चा में आ गए, और ये अभी तक संभवतः नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद ये भी ठीक उसी प्रकार मीडिया में और लोगों के बीच में चर्चा में आने वाले हैं और प्रसिद्धि पाने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही इनका भी दरबार चलता है। और बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पर जो लोग इनके पास अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए आते हैं, उस व्यक्ति का नाम, पता पूरा, और किस समस्या, उनकी समस्या क्या, ये सारी बातें पहले से ही वो पर्ची पर लिख देते हैं, बिल्कुल बागेश्वर सरकार की तरह। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वास्तव में दोषी हैं और इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? तो वीडियो क्लिप देखकर तो यही लगता है कि वास्तव में इन्होंने एक विशेष समाज के लोगों का जाति सूचक शब्दों के साथ में अपमान किया है। यानी उसमें ये देखकर लगता है कि ये स्वयं को किसी उच्च वर्ग का या उच्च जाति का, और जो व्यक्ति इनके सामने है उसे किसी नीची जाति का या स्वयं से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
जहाँ तक रही बात गिरफ्तार करने की, तो ये तो प्रशासन और जो वहाँ की सरकार है वो डिसाइड करेगी कि अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक और चीज़ इसी साथ में हो रही है, और वो यह है कि इन्हीं के साथ साथ महर्षि मनु को भी निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये मनुवादी व्यक्ति इस प्रकार से हमारे सैनी समाज के लोगों का या नंदवंशी समाज के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का अपमान कर रहा है। तो मैं इन ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि जो महर्षि मनु को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें महर्षि मनु का कोई रोल नहीं है। ना तो इस व्यक्ति ने, जो पंडित गुरुशरण शर्मा हैं, पंडोखर सरकार, ना तो मुझे लगता है इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, और ना ही जो लोग महर्षि मनु के ऊपर इस विषय को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, ना तो उन्होंने पढ़ी है। और यदि पढ़ी है दोनों ने, तो वो तो वही पढ़ी है जो मिलावटी मनुस्मृति बाज़ार में बिक रही, जिसमें आज लगभग 2685 श्लोक हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा मिलावटी सिद्ध हो चुके हैं। लगभग 1471 श्लोक तो मिलावटी, यानी आधे से ज़्यादा। मात्र 1214 श्लोक जो हैं वो सही पाए गए हैं। ये जो रिसर्च अब तक कई लोगों के द्वारा, विशेषकर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा मनुस्मृति पर जो रिसर्च की गई है, और एक जो विशुद्ध मनुस्मृति उनके द्वारा प्रकाशित की गई है, उसके बाद में ये बात सामने आई है। क्योंकि महर्षि मनु कभी भी इस प्रकार की जाति आधारित व्यवस्था की बात कर ही नहीं सकते, ऊंच नीच की बात ही वो कर ही नहीं सकते, और की भी नहीं है। ये उनके ही ग्रंथ में दिए गए श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि मैं आपके सामने महर्षि मनु का ही मनुस्मृति से लिया गया एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ। ये मनुस्मृति अध्याय 10 का 65वां 65 नंबर का श्लोक है। इसमें महर्षि मनु कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जात मेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। अर्थात इसका अर्थ भी आप देख रहे हैं, और मैं भी आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देता हूँ। जो व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो, तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म शूद्र कुल में या शूद्र परिवार में हुआ है, लेकिन आगे चल के उसका स्वभाव, उसके गुण क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण के समान हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने आप उस वर्ण को प्राप्त हो जाएगा। अब वो शूद्र नहीं रहेगा, ना ही उसकी आने वाली संतानें रहेंगी। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य परिवार में जन्म हुआ है उसका, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि उसकी आने वाली पीढ़ियां अब वही रहेंगी। नहीं, अगर वो शूद्र के गुण, कर्म, स्वभाव को प्राप्त होता है, वैसे गुण, कर्म, स्वभाव वो करता है, वैसा व्यवहार करता है, तो वो भी शूद्र हो जाएगा, और उसकी आने वाली संतानें भी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, और यही न्यायपूर्ण है। अगर आप एक अनबायस्ड तरीके से सोचेंगे, न्यायपूर्ण ढंग से, तो यही सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है, जो गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर होती है। अब ये जो व्यक्ति हैं पंडित गुरुशरण शर्मा, ये संभवतः इस बात को नहीं मानते, ये सब कुछ जन्म से मानते हैं। यानी अगर इनके पिताश्री या इनके पिता के पिता के पिताश्री कोई 2, 4, 10 पीढ़ियों पहले कोई ब्राह्मण कुल में था, तो उसी के अनुसार ये जन्मजात वर्ण व्यवस्था को मानते हुए स्वयं को आज पंडित या ब्राह्मण कह रहे हैं, और स्वयं को बहुत ही उच्च वर्ग का मानते हैं। तो इसमें महर्षि मनु का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो इनका है, और इसमें दोष उन लोगों का है कि जो महर्षि मनु पर आक्षेप कर रहे हैं, जिन्होंने महर्षि मनु को पढ़ा नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मनुस्मृति जो बाज़ार में आज मिल रही, उसमें काफ़ी मिलावट हो चुकी है। यदि आप आज की मनुस्मृति जो बाज़ार में मिलती है मिलावटी, उसको पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार की बातें आपको मिलेगी। कहीं पर महर्षि मनु मांसाहार का विरोध कर रहे हैं, तो किसी श्लोक में वो मांसाहार को वो उसका निषेध भी कर रहे हैं। कहीं पर वो नारी का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं, तो कहीं उसका खंडन कर रहे हैं। कहीं पर वो अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और कहीं पर वो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को मान रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई एक ही पुस्तक में यदि 2 प्रकार की बातें हैं, तो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये समझ लेता है कि इसमें मिलावट की गई है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें महर्षि मनु को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है।
आप विशुद्ध मनुस्मृति पढ़िए, उसमें आपको इस प्रकार की कोई भी बातें देखने को पढ़ने को नहीं मिलेंगी। और बहुत सारे लोग जो स्वयं को उच्च वर्ग का मानते हैं और जो ये समझते हैं कि हम अगर जीवन भर ब्राह्मण ही रहें और इसका लाभ लेते रहें, ऐसे लोग महर्षि मनु का विरोध करते हैं या जो मिलावटी मनुस्मृति है उसको ही पढ़ते हैं और उसको ही मूल मनुस्मृति के रूप में प्रचारित करते हैं ताकि उनकी जो दुकान है वो चलती रहे। तो ऐसे में जो लोग स्वयं को शूद्र मानते हैं या स्वयं को ओबीसी, सैनी या अन्य किसी भी SC ST कैटेगरी से मानते हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विशुद्ध मनुस्मृति पढ़नी चाहिए ताकि आपका जो मूल स्थान है, आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो आपको पता चले। आज के समय में हमारे देश में जितने भी शूद्र हैं, जो स्वयं को शूद्र मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, या जो स्वयं को ST SC या ओबीसी में मानते हैं, उसमें से 99% वो है ही नहीं, वो सारे क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अकॉर्डिंग टू महर्षि मनु। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। बाकी अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इस पर सरकार निर्णय लेगी कि इनके ऊपर क्या एक्शन लेना है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अब इन्हें भी प्रसिद्धि मिलने वाली है और संभवतः भविष्य में, जैसा कि आपने देखा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उन्हीं के जैसा संभवतः अब ये भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाले हैं और प्रसिद्धि पाने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका धन्यवाद, आभार, ओम नमस्ते।